नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्व हिस्सेदारी में 50% छूट की अनुमति दी। तटीय जिलों के समग्र विकास के लिए कन्वर्जेंस मोड के तहत 567 परियोजनाओं की पहचान की गई। संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा ने वर्ष 2025 के लिए कार्य योजना आरंभ की। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा और विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 600 अरब डॉलर से नीचे आया। और जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर इटली के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र न्यायालय में दायर किया हुआ मामला वापस ले लिया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्व हिस्सेदारी में 50% छूट की अनुमति दी है। मंत्रालय की इस नीति के तहत बोलीदाता रियायतों का लाभ उठा सकता है यदि वो कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए अपने संयंत्र में उत्पादित कोयले का उपभोग करता है या फिर वो कोयला गैसीकरण के लिए कोयला बेचता है। इस कदम के लक्ष्य हैं कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना, इस क्षेत्र में व्यवसाय करने की सुगमता को सुनिश्चित करना, इस क्षेत्र के लिए रियायती दर पर कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयले को वायु, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करके एक संश्लेषण गैस बनाई जाती है। संश्लेषण गैस को सिन गैस भी कहा जाता है। इस गैस का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये पाइप से आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस मीथेन और अन्य का विकल्प बन जाती है। इसे कोयले के दहन की तुलना में एक स्वच्छ विकल्प माना जाता है। राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखा है। हालांकि कोयला गैसीकरण के समक्ष कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि पारंपरिक विद्युत संयंत्रों की तुलना में गैसीकरण संयंत्र महंगे हैं। गैसीकरण संयंत्र पारंपरिक कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा उत्पादन के अन्य विकल्पों की तुलना में गैसीकरण में अधिक जल की जरूरत पड़ती है। अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला देश है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है और भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा कोयला आयातक देश है। कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को चरम स्थिति पर ले जाया जाता है। ऐसा 30 बार या उससे अधिक बार किया जाता है। इसे 1000 से 1500 डिग्री केल्विन संचारक स्लैग और H2S गैस की उपस्थिति में ऐसा करवाया जाता है। इसे कोयले की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी हाइड्रोजन के साथ समायोजित किया जाता है और उत्पाद के उपयोग से पहले गैस की शुद्धता देखी जाती है। इसके अलावा जल का उपयोग किया जाता है। इसका बाय प्रोडक्ट होता है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 और स्लैग। सिन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। यह हाइड्रोजन स्थानापन्न प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन और डाई मिथाइल ईथर आदि जैसे गैसीय ईंधन का उत्पादन करती है। इसका उपयोग विद्युत के उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद बनाने में किया जा सकता है। तटीय जिलों के समग्र विकास के लिए कन्वर्जेंस मोड के तहत 567 परियोजनाओं की पहचान की गई। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत तटीय जिलों का समग्र विकास करने के लिए एक योजना जारी की है। साथ ही राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति ने एक नई परियोजना सागर तट समृद्धि योजना के माध्यम से सागरमाला की प्रगति की समीक्षा की है। वर्तमान में सागरमाला के तहत कुल परियोजनाओं में से 25% को पूरा कर लिया गया है और संपूर्ण परियोजनाओं को वर्ष 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय सागरमाला परियोजना को वर्ष 2015 में जहाजरानी मंत्रालय ने शुरू किया था। इस परियोजना का उद्देश्य देश में बंदरगाह आधारित विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर नौवहन योग्य जलमार्ग का उपयोग किया जाएगा। सागरमाला के 4 स्तंभ हैं। सागरमाला का महत्व ये है कि ये न्यूनतम अवसंरचना निवेश के साथ आयात, निर्यात और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करेगा। ये ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, प्रमुख बंदरगाहों में व्यवसाय करने की सुगमता को प्रोत्साहित करेगा। इससे कार्गो की त्वरित, कुशल, परेशानी रहित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा कौशल विकास और आजीविका सृजन गतिविधियों आदि के माध्यम से तटीय समुदायों के सतत विकास को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रभारी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये समिति समग्र नीतिगत मार्गदर्शन और उच्च स्तरीय समन्वय प्रदान करती है। साथ ही योजना और परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के अलग अलग पहलुओं की समीक्षा करती है। सागरमाला के 4 स्तंभ हैं।
इसमें बंदरगाह के नेतृत्व में विकास करने के लिए बंदरगाह आधुनिकीकरण के तहत क्षमता वृद्धि, नए बंदरगाह और दक्षता सुधार पर बल दिया गया है। बंदरगाह कनेक्टिविटी के तहत नई सड़क और रेल संपर्क, सड़कों और रेल मार्गों में सुधार, तटीय नौवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन और लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण पर बल दिया गया है। बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण के तहत औद्योगिक क्लस्टर, तटीय रोजगार क्षेत्र, समुद्री क्लस्टर, स्मार्ट औद्योगिक बंदरगाह शहर और बंदरगाह आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। वहीं तटीय समुदाय विकास के तहत कौशल विकास, तटीय पर्यटन परियोजनाएं, मत्स्यन बंदरगाह एवं मत्स्य प्रसंस्करण केंद्रों का विकास शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा ने वर्ष 2025 के लिए कार्य योजना आरंभ की है। संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा ने ये कार्य योजना वैश्विक ऊर्जा संकट और बिगड़ते जलवायु आपात को देखते हुए शुरू की है। ये योजना स्वच्छ, सभी के लिए सस्ती ऊर्जा और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक व्यापक कार्रवाई एवं समर्थन को प्रेरित करने के लिए एक बड़ा कदम है। एक एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क भी लॉन्च किया गया है। ये उन सरकारों और व्यवसायों के साथ अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिए समर्थन की मांग करने वाली सरकारों का मिलान करेगा, जिन्होंने पहले ही सहायता में 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का वादा किया है। कार्य योजना के तहत कार्य के लिए 7 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। सामूहिक संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा कार्रवाई को आगे बढ़ाना, इसमें संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा द्वारा समर्थित संयुक्त कार्यक्रम और प्रासंगिक एनर्जी कॉम्पैक्ट का लाभ उठाना शामिल है। साथ ही इसमें संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की सामूहिक कार्रवाई को भी महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। एनर्जी कॉम्पैक्ट के विस्तार की बात करें तो इसमें नए हितधारकों को शामिल करना, वित्त एवं निवेश को उत्प्रेरित करना शामिल है। सतत विकास लक्ष्य संख्या 7 कार्रवाई के लिए एक वैश्विक अभियान का नेतृत्व करना, इसके अलावा उदाहरण प्रस्तुत करना, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा संगठन के परिचालन में हरित पहलों को बढ़ावा देना, प्रतिवर्ष एक वैश्विक SDG 7 कार्रवाई मंच का आयोजन करना। इसे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय सप्ताह बैठक के दौरान आयोजित किया जाना चाहिए। इसमें प्रासंगिक मुद्दों की रचनात्मक समीक्षा और चर्चा करनी चाहिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके तहत सूचना आधारित वैश्विक एजेंडा तय करना और एक चिंतनशील नेतृत्व की भूमिका प्रदर्शित करना, इसके अलावा कार्यक्रम की निगरानी करना और इसके परिणाम साझा करना शामिल है। वर्ष 2025 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य, विद्युत तक 500 मिलियन अधिक लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो गई हो। इसके अलावा स्वच्छ खाना पकाने वाले साधनों तक 1 अरब अधिक लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो गई हो। विद्युत तक पहुंच सुनिश्चित करने में वार्षिक निवेश $35 अरब और स्वच्छ खाना पकाने वाले साधनों तक पहुंच में वार्षिक निवेश $25 अरब तक हो। वैश्विक स्तर पर आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 100% की वृद्धि हो। इसके अलावा अन्य लक्ष्य हैं वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता में वार्षिक निवेश को दोगुना करना। इसके अलावा ये लक्ष्य भी रखा गया है कि वर्ष 2021 के बाद कोयला ऊर्जा आधारित किसी भी तरह की नई योजना का निर्माण नहीं किया जाएगा। जीवाश्म ईंधन उपयोग सब्सिडियों को नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता की ओर पुनर्निर्देशित करना और नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में 30 मिलियन रोजगारों का सृजन करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा वास्तव में ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर एजेंसी सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक तंत्र है। इसका उद्देश्य SDG 7 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अंतर विषयक प्रतिक्रिया में सुसंगतता को बढ़ावा देना है। ये प्रोत्साहन सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के समर्थन में दिया जाएगा। SDG 7 का उद्देश्य सभी के लिए वहनीय, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। और अगली खबर आर्थिक जगत से। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा और विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $600 अरब से नीचे आया। रुपया 76.93 प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद होने से पहले फिर से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इसके लिए अलग अलग कारक जिम्मेदार थे, जैसे कि रुपया मूल्य ह्रास। इसे भारतीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट को कहते हैं। ये गिरावट अन्य मुद्राओं की तुलना में उसकी विनिमय दर के संदर्भ में होती है। भारत वर्ष 1993 से एक प्रबंधित अस्थिर दर का पालन कर रहा है, इसलिए रुपए का मूल्य ह्रास अन्य मुद्राओं की तुलना में कई कारकों पर निर्भर करता है। विदेशी मुद्रा बाजार में इसकी आपूर्ति और मांग, गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई या अन्य मुद्राओं की खरीद और बिक्री के माध्यम से या पूंजी प्रवाह विनियमों के माध्यम से बाजार में अस्थिरता और अटकलों को कम करना।
हाल ही में रुपए में गिरावट के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों और अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई है। केंद्रीय बैंकों ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन किया है। उदाहरण के लिए विशेष रूप से अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की वृद्धि की है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से निकलकर किसी अन्य सुरक्षित निवेश गंतव्य का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा घरेलू कारकों में चालू खाता घाटे में वृद्धि, मुद्रास्फीति में वृद्धि आदि प्रमुख हैं। रुपए के मूल्य में गिरावट का प्रभाव ये होगा कि रुपए में गिरावट को रोकने के आरबीआई के प्रयासों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। व्यापार घाटे में वृद्धि से चालू खाता घाटा एवं भुगतान संतुलन संकट में और बढ़ोतरी होगी। बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगी। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर इटली के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र न्यायालय में दायर मामला वापस ले लिया है। हाल ही में जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे में नाजी पीड़ितों के लिए युद्ध की क्षतिपूर्ति पर इटली के खिलाफ अपना केस वापस ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। वर्ष 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है और इसकी स्थापना अलग अलग देशों के बीच कानूनी विवादों के समाधान के लिए हुई है, जो इसकी प्राथमिक भूमिकाओं में से एक है। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ। इस युद्ध में विश्व के सभी प्रमुख देशों ने भाग लिया था। इसकी समाप्ति वर्ष 1945 में धुरी देशों यानी एक्सिस कंट्रीज की हार के साथ हुई। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इस घटना ने ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को भी युद्ध घोषणा के लिए मजबूर कर दिया था। इस तरह इसने द्वितीय विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारण थे, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साई की संधि स्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करने में नाकाम रही थी। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बिना लीग ऑफ नेशंस एक कमजोर संस्था सिद्ध हुई। सोवियत संघ को केवल वर्ष 1934 में राष्ट्रीय संघ में शामिल किया गया था। बेनिटो मुसोलिनी ने फासीवाद और हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद में तानाशाही शासन का उदय हुआ था। दो विश्व युद्धों के बीच की अवधि के दौरान धुरी शक्तियों यानी कि जर्मनी, इटली और जापान ने विस्तारवादी नीति अपनाई। निरस्त्रीकरण सम्मेलन और वॉशिंगटन नौसेना सम्मेलन को निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने और नौसेना हथियारों की स्पर्धा को रोकने में विफलता हाथ लगी थी। ये सभी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेकिन संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान यानी पीडीआरडी। वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपए के पीडीआरडी अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी की है। पीडीआरडी अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य अंतरण के बाद राज्यों के राजस्व खाते में मौजूद अंतराल को पूरा करना है। पीडीआरडी अनुदान क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिश के अनुसार जारी किए जाते हैं। उदाहरण के लिए 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को 86,201 करोड़ रुपए के पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की थी। उत्तर पूर्व क्षमता निर्माण 2.0 परियोजना शुरू की गई। इसका वित्त पोषण इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर रहा है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व के नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का समग्र उत्थान करना है। इस उद्देश्य को समाज के विभिन्न वर्गों के कुल 1.665 लाख नागरिकों को आवश्यक आईटी शिक्षा और कौशल प्रदान करके एक स्मार्ट तंत्र बनाकर प्राप्त किया जाएगा। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अगरतला, आइजोल, गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा और शिलोंग में स्थित केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। हाल ही में शिक्षित युवाओं के कौशल विकास के लिए डिब्रूगढ़, दीमापुर, जोरहाट, पासीघाट और सेनापति में 5 अन्य NIELIT का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान 10 गीगावाट क्षमता के साथ सौर हब के रूप में उभरा। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 10 गीगावाट की संचयी व्यापक पैमाने की सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को पार कर दिया है। राज्य में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 32.5 गीगावाट है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 55% है और इसके बाद तापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा का योगदान है। राजस्थान की अनुकूल परिस्थितियां राज्य को देश में उच्चतम सौर विकिरण की प्राप्ति में मदद करती हैं। इसके अलावा भूमि की पर्याप्त उपलब्धता है और बिजली कटौती से जुड़े मुद्दे भी बहुत कम हैं।
अगला है ग्रीन स्टील। शिमला में इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की परिवर्तन का दौर ग्रीन स्टील की ओर विषय पर बैठक आयोजित हुई। ग्रीन स्टील सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट सृजित करने वाला इस्पात होता है। इस्पात बनाने की प्रक्रिया में शुद्ध लौह धातु की प्राप्ति के लिए लौह अयस्क से ऑक्सीजन को अलग करने की आवश्यकता होती है। परंपरागत इस्पात निर्माण में इस प्रक्रिया में कोयले या प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। इससे CO2 उत्सर्जित होती है। ग्रीन स्टील उत्पादन प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसे हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी यानी हाइब्रिड का उपयोग करके उत्पादित किया जा सकता है। इसमें स्वच्छ ज्वलनशील गैस बनाने के लिए नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त विद्युत का उपयोग किया जाता है। ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को विश्व बैंक की ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग रिडक्शन पार्टनरशिप संस्था तैयार करती है। ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग रिडक्शन सरकारों, तेल कंपनियों और बहुपक्षीय संगठनों से निर्मित एक बहुदाता ट्रस्ट फंड है। भारत इसका हिस्सा नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में गैस फ्लेयरिंग से लगभग 400 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हुआ है। गैस फ्लेयरिंग का मतलब है तेल निष्कर्षण के दौरान प्राकृतिक गैस के दहन से। ये मीथेन का प्रत्यक्ष स्रोत है। मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक गर्मी करने की क्षमता होती है। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने वर्ष 2030 तक जीरो रूटीन फ्लेयरिंग पहल शुरू की थी। इस पहल के तहत विभिन्न देशों और कंपनियों ने वर्ष 2030 तक फ्लेयरिंग को समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है। चिकित्सा विज्ञान में रोबोट का उपयोग। भारत में कोविड-19 महामारी के बाद रोबोटिक सर्जरी का प्रचलन बढ़ा है। रोबोटिक सर्जरी या रोबोट असिस्टेड सर्जरी में डॉक्टर पारंपरिक तकनीकों की तुलना में अधिक सटीक, लचीलेपन और नियंत्रण के साथ जटिल प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि इसकी प्रक्रिया आसान हो जाएगी, कम दर्द होगा, रक्त की हानि कम होगी, ऑपरेशन और रिकवरी समय में कमी आएगी। सर्जरी के बाद छोटे या कम दाग रहेंगे। इसके अलावा चिकित्सा संबंधी त्रुटियों की बहुत कम घटनाएं देखने को मिलेंगी। भारत में जैव उत्पादों और जैविक उर्वरकों की स्थिति 2022। इस रिपोर्ट का प्रकाशन पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़े थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने किया है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक भारत में जैव खादों और जैविक उर्वरकों की उपलब्धता, गुणवत्ता और अंगीकरण की स्थिति निम्न स्तरीय है। भारत विश्व में रासायनिक उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। पिछले 2 दशकों सहित वर्षों से प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक की खपत बढ़ रही है। मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। रेलवे सुरक्षा बल ने तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मानव तस्करी का अर्थ है अपने लाभ के लिए बल, धोखाधड़ी या कपट के माध्यम से लोगों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, शरण या प्राप्ति करना। मानव तस्करी के खिलाफ कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे रेल के माध्यम से मानव तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए RPF ने ऑपरेशन आहट आरंभ किया है। ये मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई है। बच्चों को मानव तस्करी से बचाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसे गरुसोप्पे जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात और जोगड़ी गुंडी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 253 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाली शरावती नदी से हुआ है। शरावती नदी कर्नाटक की पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक है। ये शिमोगा जिले के अम्बू तीर्थ से निकलती है। ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होनावर में अरब सागर से मिल जाती है। एशियाई खेल। हांगजो 2022 एशियाई खेल चीन में सितंबर महीने में आयोजित होने वाले थे, लेकिन चीन में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण इन्हें वर्ष 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। ये एशियाई देशों के बीच एक महाद्वीपीय स्तर का बहुखेल आयोजन है। ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होता है। प्रथम एकीकृत एशियाई खेल वर्ष 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। एशिया की ओलंपिक परिषद एशियाई खेलों का शासी निकाय है। एशियाई खेल वर्ष 2022 में 8 ई-स्पोर्ट्स जैसे कि फीफा, पबजी, डोटा जैसे मेडल इवेंट के रूप में पहली बार आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।